आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में सीसीएस की इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू होने वाली है। दिल्ली धमाकों पर सीसीएस की इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे, क्योंकि अब देश लौट आए हैं। भूटान के दौरे पर गए थे, लौटने के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना और अब खास ये सीसीएस की बैठक जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करेंगे। पीएम मोदी के लौटते ही सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में आगे की रणनीति पर भी कई बड़े फैसले होंगे। जाहिर सी बात है, दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ है, एक के बाद एक तार जुड़ते चले जा रहे हैं। बाकी राज्यों के भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजामों को बढ़ाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ हर पहलू अब खंगालने की कोशिश जांच एजेंसियों की है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर यूपी तक इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सबसे हैरानी इस बात की कि एक के बाद एक डॉक्टर्स इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, जो कि अब जांच के शिकंजे में आ रहे हैं। और इसी को लेकर सीसीएस की बड़ी बैठक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। पंकज वानखेड़े इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, प्रधानमंत्री लौटे हैं, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना, अब बड़ी मीटिंग, कौन कौन मौजूद इसमें रहने वाला है और क्या खास तौर पर फोकस रहेगा इस मीटिंग में? रचना, बिल्कुल देखिए, करीबन 5:30 बजे के आसपास एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी। और इस बैठक में माना जा रहा है कि बड़े निर्णय जो है वो इस बैठक में लिए जाते हैं। अगर आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर, जब पहला ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त भी इसी तरह से बैठकें हुई थी और सीसीएस की बैठक में बड़ा निर्णय, बड़े फैसले लिए गए थे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक होगा और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा एनएसएस चीफ अजीत डोभाल और होम सेक्रेटरी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है इस बैठक में महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि जब बम धमाका हुआ उसके बाद से लगातार गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बातचीत कर रहे थे। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान पहुंचे तब भी उन्होंने कहा कि रात भर हम लगातार तमाम ऑफिसर से बातचीत करते, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह देर शाम ही जब घटना हुई उसके बाद वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। उसके बाद वो तमाम जो स्पॉट है जहां पे बम धमाका हुआ वहां पे पहुंचते हैं। और उसके बाद बैठक अगले दिन यानी कल 2 महत्वपूर्ण बैठक होती है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे और उसके बाद गृह मंत्रालय में। और इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहते, चाहे एनएसए चीफ हो या इसके अलावा आईबी चीफ हो और आईआरए के चीफ हो और इसके अलावा जो है डीजीपी जो है जम्मू कश्मीर के, वो इस बैठक के मौजूद रहते हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जो सीधे भूटान से वापस लौटने के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पे घायलों से मुलाकात करते हैं, उनको ढांढस बांधते हैं, उसके अलावा उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का माहौल उस वक्त था और क्या हुआ था, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं और साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जो घटना हुई है उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत जल्द नजर आएगा। तो इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो देर शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री आवास में होनी है। पंकज, जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ी मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद करने वाले हैं, लौटते ही घायलों से मिले हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, अलग अलग राज्य से कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हो गया, जैश से तार जुड़ते हुए नजर आए, मसूद अजहर का भाई अम्मार ही है जो कि इन सभी के टच में था, यानी कि इन डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दे रहा था। तैयारी तो थी देश में अलग अलग 20 हिस्सों को दहलाने की, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किया गया ये दिल्ली ब्लास्ट है। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर कोई बड़ा फैसला या इंस्ट्रक्शंस इस मीटिंग में दिए जा सकते हैं क्या? ऐसे कोई आसार हैं क्या? बिल्कुल, बेशक हो सकता है, क्योंकि लगातार मजबूत फैसले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते नजर आए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बड़े बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले वो लिएंगे। वो फैसले कैसे हो सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि अगर इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ था और जब खत्म हुआ था, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के बाद ये बात कही थी कि अगर इसके बाद से कोई भी इस तरह की घटना होती है और किसी तरह भी आतंकी इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं ना कहीं से एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब इंतजार इस बात का है कि जब बैठक में तमाम
जो अधिकारी होंगे और इसके अलावा जो तमाम सीसीएस के मेंबर है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, या एनएसए चीफ अजीत डोभाल, इन तमाम लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो है फैसले लिए जा सकते हैं और उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक है। ये भी माना जा रहा है कि अनुमान हमेशा ये होता है कि सीसीएस की बैठक और कैबिनेट के बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होती है। तो हो सकता है कि इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और उसके बाद जो जानकारी दी जाए कि क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसके अलावा एक्चुअल में वो धमाका किस तरह का धमाका था, क्या क्या उसमें उपयोग किया गया था और क्या मंशा थी, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी जा सकते हैं। पंकज, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ये धमाके बड़े स्तर पर होने थे। जिस तरीके से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला और उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर जो गाड़ी में रखा गया, जो कि दिल्ली में बड़े ब्लास्ट के तौर पर सामने आया। अभी 20 जगह देश को दहलाने की साजिश थी। दिवाली पर प्लानिंग थी, लेकिन अब क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है। हो सकता है ये आतंकी और आतंकी तार देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी छिपे हुए हों और तैयारी हो आगे की, इसलिए बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहने की जरूरत है। बिल्कुल, बेशक। आप देखिए रचना की लगातार पिछले 14-15 दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो ऑपरेशंस कर रही थी, लगातार जो छापेमारी कर रही थी। उस छापेमारी का ही असर था कि तमाम जो बड़ा एक वारदात होने वाली थी या तो बड़ा घटना होनी थी, उससे पहले ही करीबन 300 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद करना, वो भी हरियाणा से, वो भी दिल्ली से महज 50-60 किलोमीटर दूर। वहाँ से इतनी बड़ी खेप कहाँ से आई, कैसे आई, उसकी लगातार जांच चल रही है। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि जो 10 जनवरी की देर शाम विस्फोट हुआ है उसमें हो सकता है कि वही विस्फोटक उपयोग किया गया हो जो विस्फोटक जो बरामद हुआ है और उसमें जो विस्फोटक कहीं और छुपाया होगा उस विस्फोटक को उपयोग किया गया। लेकिन ये भी स्पष्ट हो चुका है इस मामले में रचना की इन्वॉल्वमेंट जो उमर है जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी धमाका हुआ, उसका इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर जो है हरियाणा से जुड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर था, डॉक्टर के तमाम परिवारों से मेल जोल रहा है, जहाँ पे जो तमाम इक्विपमेंट जो मिले हैं, चाहे हथियार मिले हों, इसके अलावा जो बम बनाने के जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिले हों, इन तमाम लोगों आप इशारा कर रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ, जहां पर वाइस चांसलर ने सफाई में पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई निजी संबंध इन डॉक्टर से हमारा नहीं था, किसी तरह का खतरनाक केमिकल हमारी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल नहीं हुआ, इससे इनकार किया है। इन डॉक्टर्स के खिलाफ अब जो भी सबूत पाए जाए उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाए। वाइस चांसलर ने साफ कर दिया हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। अब एक के बाद एक डॉक्टर्स का ही खुलासा हो रहा है। पंकज, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने धमाके के पीड़ितों से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली विस्फोट के घायलों से मिला, सभी के शीघ्र होने की मैं स्वस्थ कामना करता हूं। साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है, सभी जल्दी ठीक हो जाएं ऐसी कामना है। और इस साजिश में जो भी इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो भी इसमें साजिश के पीछे है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें, दिल्ली ब्लास्ट में जो पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, उनसे मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भूटान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। अब जब वापस लौटे हैं तो सबसे पहले आकर धमाके के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं। इसके बाद में सीसीएस की बैठक होनी है। सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे और जैसा अभी पंकज ने बताया, शाम 5:30 बजे ये मीटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले एलएनजेपी अस्पताल जाकर, जहां पर 24 से 25 जख्मी लोग हैं, जिनमें से कुछ की हालत तो क्रिटिकल बनी भी हुई है, लेकिन बाकी लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही एक मैसेज भी, जो कि कड़ा संदेश है उन आतंकी सरगनाओं के लिए जो कि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे साजिश करता थे। उन्होंने कहा है कि जो भी इस साजिश के पीछे हैं, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। एक मैसेज भी देने की कोशिश की है क्या पंकज? एक तो घायलों से मिले, प्रायोरिटी समझा, देश लौटते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए, और फिर उसके बाद में जो पोस्ट किया है उसमें बता दिया है कि न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, यानी हिसाब होगा। पंकज, और ये जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश धरती पे दिया है। बिल्कुल, बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आवाज आ रही है? हाँ पंकज, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। बिल्कुल,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंचते हैं और उसके बाद भूटान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने से पहले स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो भी इस घटना में इन्वॉल्वमेंट जिस व्यक्ति की होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जांच एजेंसी जांच कर रही है। तो ये साफ तौर पर मैसेज था और यही मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर देने की कोशिश की। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पालम एयरपोर्ट पर उतरते हैं उसके बाद सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं और अनुमन मैंने जब भी देखा है कॉन्वॉय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आज मैंने देखा कोई बड़ा कॉन्वॉय नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, तमाम जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके जानते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह की अभी मानसिक तौर पर किस तरह से वो बीमार हैं और क्या समस्या उनको हो रही है और क्या पीड़ा है उनको। वो तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे जानी है, क्योंकि ऐसे समय में क्योंकि एक साइकोलॉजिकली एक इंसान एक परेशान हो जाता है इस तरह की धमाके सामने देखना और उसमें बच जाना और उसके बाद उसका केयर हो रहा है और तमाम लोग वहाँ खबरें चल रही हैं। तो कहने के इस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढांढस देने के लिए वहाँ पहुंचे थे और तमाम जो घायल लोग उनसे मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। और जब रवाना हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तौर पर एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश भी और सोशल मीडिया में पोस्ट करके भी कहा है कि जिस तरह से उन तमाम लोगों से मुलाकात की है, तो ये भी एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि बड़े एक्शन जो है मोड पे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह के कोई मसले होते हैं बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। तो हो सकता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करें तो हो सकता है कि बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। न्याय के कटघरे में लाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। साथ ही साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी भी कर रही है। जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं ना पंकज, उनकी तरफ से कोई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज जो कि आपस में भाई बहन है, अपने परिवार से ताल्लुक खत्म कर लिया था, 3 से 4 साल हो गए इस बात को, लेकिन वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे। साथ ही साथ पढ़े लिखे हैं, व्हाइट कॉलर, ये मुस्लिम टेररिस्ट हैं जिन पर किसी को कोई शक ना हो। और इस बार जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अम्मार ने इसी बात का ख्याल रखा है कि ऐसे व्हाइट कॉलर लोगों को इकट्ठा करना है जिन पर किसी तरह का कोई शक ना हो। अभी जहां जहां छापेमारी हो रही है ना पंकज, वो सब डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल, बेशक आप देखिए लगातार अगर आप जितने भी लोग छापेमारी में पकड़े गए हैं या जिन तमाम लोगों पर एनआईए ने छापेमारी की है जहां जहां, या जम्मू कश्मीर पुलिस या इसके अलावा दिल्ली पुलिस या हरियाणा या तमाम जो जांच एजेंसी हैं, वो लगातार जितने लोग भी छापेमारी में पकड़े गए हैं या जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया, वो तमाम लोग वाइट कॉलर है, डॉक्टर हैं। वो तमाम लोग कहीं ना कहीं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा एक ऑपरेशन करने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर डाउट ना हो, किसी तरह की कोई शक ना हो। आप सोचिए, जब उमर वहाँ से निकलता है फरीदाबाद से, उसके बाद टोल से बाकायदा क्रॉस करके जब वो दिल्ली पहुंचता है लाल किले की तरफ और इंतजार करता है देर शाम का जब ज़्यादा भीड़ हो जाए, और भीड़ होने के बाद ये धमाका होता है। तो समझिए कि क्योंकि दोपहर के वक्त इतनी भीड़ होती नहीं है, अनुमान जो दोपहर का वक्त होता है ट्रैफिक तेज होती है, लोग गाड़ियां बहुत रफ्तार से निकल जाते हैं और उसके अलावा ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। शाम के वक्त ज़्यादा लोग निकलते हैं, घूमने के लिए जाते हैं लाल किला की तरफ, या उसके अलावा जैन मंदिर है और तमाम मंदिर है वहाँ जाते हैं और चांदनी चौक घूमने जाते हैं। ऐसे में भीड़ का समय उसने चुना और उसके बाद ये धमाका। और आप सोचिए तमाम इन्वॉल्वमेंट जो निकल रहे हैं, और इसके अलावा कोशिश लगातार जो है, जानकारी हमको जो मिली है कि तमाम जो नंबर से उसको ट्रैक किए जा रहे हैं, उसके सीडीआर निकाले जा रहे हैं, किसका किसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, किसका टच है। लगातार जो यूपी पुलिस एसटीएफ है वो भी लगातार छापेमारी कर रही है। इसके अलावा हरियाणा में लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब जगह जगह ये जो छापेमारी हो रही है, यूपी से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर, तार अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का इकट्ठा करना ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। डॉक्टर शाहीन जो कि महिला डॉक्टर है, वो ये बता रही है कि हाँ, इस तरह की आतंकी गतिविधियों में मैं इन्वॉल्व रही और पिछले 2 साल से ये विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। अंदाजा आप लगाइए, 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा हो रहा है, यानी देश को दहलाने की साजिश हो रही है। और पंकज, उससे पहले का जो टाइम रहा होगा आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का, या उनके टच में आने का, या वो ब्रेन वॉश होने का टाइम, ये भी तो टाइम टेकिंग होगा, ये भी तो 1-2 दिन में नहीं हो गया होगा। बिल्कुल, बेशक ये लंबी प्रक्रिया होगी रचना, ये लंबे समय से प्लान कर रहे होंगे ये लोग।
तमाम आप देखिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, उसके अलावा डॉक्टरी की पढ़ाई करना, उसके अलावा आप एक घर किराए में लेना जिस घर में आप रहते भी नहीं हैं, और एक दूर दराज गांव के अंदर बीच में खेत के बाजू में एक घर लेना और वहां पे विस्फोटक सामग्री जमा करना। उसके अलावा जिस स्विफ्ट गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया, हरियाणा पुलिस ने, उस गाड़ी में हथियार बरामद होना, चाहे कि 47 हो या तमाम जिंदा कारतूस, तमाम चीज़ें उसमें बरामद होना, तो स्वाभाविक सा इस पर इंडिकेट जाता है कि ये पहले से प्लानिंग और लंबी प्लानिंग थी। और ये तार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और दिल्ली तक सीमित नहीं था, ये पूरा जो तार है आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, हर जगह से छापेमारी में तमाम ये व्हाइट कॉलर गिरफ्तार हो रहे हैं। और कहने के उसमें जो रंजिश साजिश करता है उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन्वॉल्वमेंट बड़े लेवल में पढ़े लिखे लोगों का है, और जो डॉक्टर्स हो या व्हाइट कॉलर जो तमाम लोग हैं पढ़े लिखे हों उनकी इन्वॉल्वमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जब जांच एजेंसी जांच करती है तो एक एक पहलुओं को जांच करती है, तो जांच एजेंसी में बड़े जो वारदात देने को अंजाम करने की तैयारी ये लोग कर रहे थे आतंकवादी के साथ साथ देश के 20 इलाकों में ये बड़े धमाके की प्लानिंग थी। पंकज नजर बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है जो दर्शकों को दे दें। 4 अक्टूबर को एक शादी थी जिसमें सभी आतंकी आपस में मिले थे। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी में ये सभी आतंकी एकजुट हुए थे, मिले थे। डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई है। शादी में मिलने के बाद में एक्टिव हुए ये सभी, यानी कि आपस में मिले, बातचीत की, प्लानिंग की। आतंकी डॉक्टर कश्मीर में लगे पोस्टर से नजर में आए। आतंकी एजेंसियां इन सभी की पहचान कर रही हैं। पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे संपर्क में ये थे सभी आतंकी, और इसीलिए देश को दहलाने की साजिश भी वहीं से कहने पर होने वाली थी। मेडिकल और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में ये सभी आतंक के लिए काम कर रहे थे। दिल्ली धमाके की जांच में पता चला एक डॉक्टर्स का ये आतंकी मॉड्यूल 4 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था, जब सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। शादी में कुछ खास मेहमान शामिल थे। इन खास मेहमानों की पहचान जांच एजेंसियां अब कर रही हैं। शादी के अगले दिन इस मॉड्यूल ने काम करना शुरू कर दिया। इसका मकसद फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर लगाना था, हथियारों की सप्लाई और पैसों का इंतजाम करना था। डॉक्टर आदिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल भी संभालता था। नेटवर्क का प्लान था मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाए जाना। इन सब के साथ ही एक और बड़ा अपडेट, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ था विस्फोटक। यानी यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहीं पर लैब में यह विस्फोटक तैयार किया गया। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहीं से एक के बाद एक डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, वहीं से विस्फोटक पदार्थ हासिल हुआ। जांच एजेंसियां एक एक करके उन सभी अब लोगों को जांच के शिकंजे में ले रही हैं जो इस आतंकी गतिविधि का हिस्सा रहे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों, स्टाफ, प्रिंसिपल, इन सभी से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। साथ ही साथ वहां के वाइस चांसलर ने अब सफाई भी पेश की और ये कहा है कि किसी तरीके से कोई निजी संबंध हमारा इन डॉक्टर से नहीं था। जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी अभी जांच का केंद्र बनी हुई है, एक के बाद एक पूछताछ का सिलसिला जारी है। किन बच्चों को पढ़ाता था डॉक्टर मुजम्मिल, किन किन स्टाफ के संपर्क में था, उसके संपर्क में रहने वाले वो 52 लोग कौन से हैं, क्योंकि अब कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कौन कहां से कनेक्टेड है। अब इन सभी को पूछताछ के दायरे में रखा गया है और ये पता लगाने की कोशिश कि कहीं आगे कोई आतंकी गतिविधि अंजाम तो नहीं देने वाले। के लाल किले पे जिस तरह से दिल्ली में इतना बड़ा अटैक हुआ, उसका एपिक सेंटर जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। और क्योंकि इस तरह का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके 2 एपिक सेंटर बताए जा रहे हैं। एक फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो इसका एपिक सेंटर है, जहाँ से वो 3 डॉक्टर्स की अरेस्टिंग हुई है जो इस यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ा रहे थे और यहीं की लैब का इस्तेमाल जो है तमाम गतिविधियों में कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा
अलावा यूपी के सहारनपुर भी जो है एक एपिक सेंटर में से एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। और उसके बाद जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है अब एपिक सेंटर है और ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर शाहीन को, डॉक्टर मुजम्मिल को और डॉक्टर उमर को गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि इन तीनों का जो लिंक है वो इसी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, इसी यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 में जो है वो रहा करते थे। इसके अलावा जो है इसी यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल जो है वो जो है किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 3 साल से वो इसी यूनिवर्सिटी में वर्किंग थे और इसीलिए अब इस यूनिवर्सिटी का एक एपिक सेंटर जो है वो यूनिवर्सिटी बन गई है। कैमरामैन से बोलूंगी एक तस्वीर दिखाने के लिए कि किस तरह की ये यूनिवर्सिटी की विजुअल्स जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, अब से कुछ देर पहले यूपी एसटीएफ की टीम, इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ की टीम, एनआईए की टीम, हरियाणा पुलिस की टीम कुछ देर पहले पहुंची और 1.5 घंटे तक तमाम टीमों की मौजूदगी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर थी। तमाम अधिकारी जो है, तमाम जांच एजेंसियां जो है अब इस यूनिवर्सिटी में एक एक कड़ी को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही हैं। जो 3 डॉक्टर अरेस्ट किए गए हैं उसके अलावा जो बाकी 6 से 7 लोग अंदर उनके संपर्क में थे, क्योंकि बतौर प्रोफेसर जो है वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और क्योंकि वो लगातार बच्चों के संपर्क में भी थे, इसीलिए जांच एजेंसियां जो है वो लगातार इस यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले लोगों से और उनके आसपास के लोगों से इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार इस पूरे कड़ी में क्या उन लोगों का भी किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पे तमाम यूपी एसटीएफ की टीम हो या हरियाणा एसटीएफ की टीम हो, एनआईए की टीम हो, हरियाणा पुलिस की टीम हो, यहाँ पहुँची थी। 1.5 घंटे तक जो है तमाम टीमों की मौजूदगी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर थी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ जो ये यूनिवर्सिटी है ये एपिक सेंटर है, क्योंकि वो 3 जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनका डायरेक्ट लेन देन जो है, डायरेक्ट लिंक जो है वो इसी यूनिवर्सिटी से है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, 2000 के बाद इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। पिछले 3 साल से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जो है इस यूनिवर्सिटी में वर्किंग थे और इसके बाद जो है डॉक्टर उमर, जिसका नाम जो है दिल्ली ब्लास्ट में जोड़ा जा रहा है कि वो उसमें मौजूद था उस I-20 व्हाइट कलर की गाड़ी में, जिसको लेकर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए किस तरह से तमाम टीमें जो है वो यहाँ से गुजरती हुई आपको दिख रही होंगी। अलग अलग टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर अब एनआईए जो है लगातार जांच में जुटी हुई है। लेकिन अलग अलग जांच एजेंसियां, चाहे वो यूपी एसटीएफ हो, हरियाणा एसटीएफ हो, एनआईए हो, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग हो या हरियाणा पुलिस के लोग हो, वो लगातार अब इस पूरी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद है, अंदर जो लोग मौजूद है उनसे जाँच कर रहे हैं। क्योंकि इस दिल्ली ब्लास्ट मामले में केवल 2 एपिक सेंटर हैं, एक सहारनपुर और एक फरीदाबाद। और इसी यूनिवर्सिटी के कुछ दूरी पे जो है 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस को एक बहुत बड़े तादाद में विस्फोटक भी मिला था। और क्योंकि जो अटैक दिल्ली में हुआ वो अपने आप में भयानक अटैक है और देखिए किस तरह की जो टीम्स हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। हालांकि देखिए अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए पुलिस की आपको जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अलग अलग टीमें जो हैं वो यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंची हुई हैं। अलग अलग देखिए एनआईए की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे जो है वो पहुंच गई है। और क्योंकि एपिक सेंटर जो है वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसीलिए देखिए अलग अलग जांच एजेंसियां जो है वो इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। क्योंकि एनआईए हो, चाहे वो यूपी एसटीएफ हो, उसके अलावा हरियाणा एसटीएफ हो, हरियाणा पुलिस हो, ये तमाम टीमें जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं और एक एक कड़ी पे एक एक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को क्या जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या लेना है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनसे अंदर जो है इंटरोगेशन हो रहा है। और क्योंकि इस पूरे मामले में चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, यूपी हो या हरियाणा हो, हर पहलू पे एनआईए हो या अलग जांच एजेंसियां हो वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद। जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आगे भविष्य में एक्शन होगा। लेकिन उससे ज्यादा चैलेंजिंग वो है जब देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह से आतंकी छिपे हुए हैं जिन्हें अब ढूंढ निकालने की कोशिश हो रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लौट रहे हैं।